तो G20 को लेकर उत्तराखंड की धरती कितनी उत्साहित है और G20 से देश का मान कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? जी, सभी को नमस्कार, आपको धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो G20 की जो बात आपने करी है, देखिए पहले G20 के जो इस प्रकार के जो आयोजन होते थे, उन आयोजनों के बारे में पता भी नहीं लगता था कि हो गए, दिल्ली में हो गए, मुंबई में हो गए या कुछ बड़े शहरों में हो जाते थे। लेकिन इस बार पहली बार देश के कोने कोने में, देश के छोटे छोटे शहरों में G20 के आयोजन हुए हैं और इससे भारत की जो साख है, पूरे भारत के बारे में पूरी दुनिया को पता लगा है कि भारत पूरी तरह से शक्तिशाली भारत बन रहा है, समृद्ध भारत बन रहा है, समरस भारत बन रहा है। पूरी दुनिया ने भारत को नज़दीक से देखा है। एक ये बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की है कि उन्होंने इसको जन जन का G20 बनाया, लोगों के बीच में लेकर गए। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में हमको एक आयोजन नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन आयोजन का अवसर मिला। और एक आयोजन तो मात्र 25 दिन का समय मिला रामनगर में, जो PSA लेवल की बैठक थी पूरी दुनिया की G20 की, और बहुत शानदार बैठक हुई। और दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक आए थे वो बहुत ही अच्छा अनुभव उत्तराखंड का लेकर गए। उत्तराखंड को देखा, यहाँ की जो संस्कृति है उसको देखा, हमारे यहाँ पर मातृशक्ति के द्वारा जो काम किए गए हैं उन कामों को देखा। और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों का भी उन्होंने भ्रमण किया, गंगा जी की आरती की, हमारे यहाँ के सुंदर पहाड़ों को देखा, वादियों को देखा। और हमको जो है एक वो ब्रांड एम्बेसडर मिले हमारे। उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया में जाकर, अपने देशों में जाकर, कि उत्तराखंड इतना सुंदर है, इतनी यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता है, यहाँ की एक सांस्कृतिक धरोहर है, वो सभी को बताएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी, कुछ चुनौतियों का सामना, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये बाढ़ बारिश की वजह से जो परिस्थितियां खराब हुई, लगभग कितना नुकसान हुआ है और कैसे इससे पार आप पाएंगे, उस बारे में अगर दर्शकों को बताएं। बाढ़ का इस बार प्रकोप काफ़ी रहा। एक बड़ी आपदा जैसी स्थिति राज्य के अंदर है, जिसके कारण से जन हानि हुई है, पशु हानि हुई है, मकानों का नुकसान हुआ है, खेती का नुकसान हुआ है, सड़कें बह गई हैं, पुल बह गए हैं और बिजली की लाइनें ध्वस्त हो गई हैं, पेयजल की लाइनें ध्वस्त हो गई हैं। एक बड़ा मैं समझता हूँ कि 1000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का हमारे यहाँ नुकसान हुआ है और अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। बहुत सारी जगह पर पूरी सड़क की सड़क बह गई हैं, भूस्खलन बड़े क्षेत्रों पर हुआ है। अभी तो हमारी यही है कि धीरे धीरे पहले हम पहले जैसी स्थिति में आएँ, जनजीवन सामान्य हो और जो आपदा से हमारे पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उन सभी को कुछ राहत दे पाएँ, कुछ उनको मदद कर पाएँ, उस दिशा में हम लोग लगे हैं। 1000 करोड़ का नुकसान आप बता रहे हैं, कई सड़कें पूरी की पूरी कट गई, बह गई दिख रही हैं। स्थिति सामान्य होते हुए आपको कितना लगता है वक्त लग जाएगा? अभी बरसात चल रही है, मानसून अभी सक्रिय है। इसके मानसून के कम होने के बाद ही जो स्थितियाँ रिस्टोर हो पाएंगी। और केवल हरिद्वार ज़िले में मैं आपको बताऊं कि 21,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जो गन्ने की फसल है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई है। पूरा उसमें जल भराव हो गया है। ऐसे ही कई सारे मकान ध्वस्त हो गए हैं, सड़क चली गई हैं, बहुत नुकसान हुआ है इस बार। अब आते हैं सर कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों पर जो आपने उत्तराखंड में लिया है। शुरुआत कुछ अच्छे सवालों से कर लेते हैं। पर्यटकों को लेकर आपने ऑपरेशन सेवा और भी बहुत सारे पर्यटकों को लाने के लिए आपने कहा G20 भी मेरे लिए वो ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे। पर्यटन को आप बढ़ावा दे पाएं। उत्तराखंड तो देवभूमि है, इतनी खूबसूरत है, लेकिन पर्यटकों की नज़र पे चढ़े, इसके लिए क्या किया है अभी तक आपने? नहीं, देखिए पर्यटकों के लिए एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ रोडों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडें जो है अच्छी बनी हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बहुत शानदार बन गई हैं। और आज 4 धामों पर जाना हो या हमारे अन्य स्थानों पर जाना है, सड़क यहाँ से अच्छी हो गई। और इसके साथ साथ दिल्ली से देहरादून की सड़क अच्छी हो गई, देहरादून से हरिद्वार की अच्छी हो गई, हरिद्वार से हमारे उत्तराखंड के अंदर अन्य जगहों को जाने वाले, चाहे ऋषिकेश को जाना हो, ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाना हो, या हरिद्वार से हमारा ऊधम सिंह नगर जाना हो, या रुद्रपुर से पिथौरागढ़ जाना हो, सभी जगह पर आज अच्छी सड़क होने के कारण से लोगों को जो है एक सुविधाजनक रास्ता मिला है, सुविधाजनक स्थान मिले हैं, आने जाने में सहूलियत हुई है। इसके साथ साथ हवाई सेवाएं
देहरादून से आज हमारे यहाँ पर 36 फ्लाइटें रोज़ फ्लाइट करती हैं। तो ये भी जो है लोगों के लिए आने के लिए बहुत सहूलियत वाला है। और हम आगे आने वाले समय के लिए भी, चूँकि अब पर्यटन हम बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दे रहे हैं कि जितने हमारे यहाँ पर्यटक पिछले साल आए उससे ज़्यादा इस साल आए हैं। चार धाम यात्री जो पिछले साल हमारी 47 लाख की संख्या थी, इस बार अभी तक अगस्त माह तक 15 अगस्त तक 38 लाख लोगों ने अभी तक चार धाम के दर्शन कर लिए हैं। अभी यात्रा हमारी बची हुई है, अगस्त का महीना चल ही रहा है, सितंबर अक्टूबर पूरा ही है, तो ये 50 लाख से ऊपर की संख्या जाने वाली है। तो इसलिए हर साल हमको एक तो मैं बताऊं कि पर्यटकों के लिए जो इंतजाम है वो तो करना ही है, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे सड़कें हों या अन्य व्यवस्थाएं हो, आवास हो। इसके साथ साथ आने वाले सालों के लिए 25 साल में हर साल ये जो संख्या बढ़नी है उसके हिसाब से हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं और एक रोड मैप बनाकर उस पर काम कर रहे हैं। अभी धामी जी के उत्तराखंड में अगर कोई चीटिंग करता हुआ पाया जाए, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रही हूँ, तो 10 साल के जेल का प्रावधान आपने किया है, नकल विरोधी कानून। इसकी वजह क्या थी? पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से नकल को लेकर लगातार आप लोग समाचार पत्रों में भी आता था, और जो बच्चे मेहनत करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, जिनके गरीब माता पिता अपने बेटे को, बेटियों को कोई दूध बेच के, कोई सब्जी बेच के, कोई अपने घर का अनाज बेचकर, अपनी दुकान बेचकर या छोटी मजदूरी करके पढ़ाते लिखाते थे। वो बड़ी मेहनत करके बच्चे अपने एग्ज़ामों में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन उनका नंबर नहीं आता था। फिर ये होता था कि अभी पर्चा लीक हो गया, पेन ड्राइव में नकल हो गई, या क्वेश्चन बैंक पहले ही लीक हो गया, कुछ लोगों को पहले से उनकी सेटिंग हो गई। ये काम चलता रहता था हर बार इसकी शिकायत आती थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। मेरे समक्ष भी ये बात आई और हमने तय किया कि ये इस पर कहीं भी अगर कोई बात है तो हम इसकी पहले जांच करेंगे। जांच की गई तो जांच में ये आया कि नकल होती है। हमने कहा नकल होती है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई करी। 80 लोग इसमें जेल में गए, 80 लोग इसमें पकड़े गए, और इतने से भी नकल नहीं रुकी। उसके बाद हमने कहा कि ये नकल रुकनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसके लिए हम नकल का कानून लेकर आए, और उसमें हमने 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है। सारी संपत्ति जो नकल करवाने वाले माफिया हैं, उन माफियाओं की जब्त करने का भी हमने इसमें प्रावधान किया है। और जो नकल करने वाले जो लोग उसमें शामिल होंगे, पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल तक का डीबार किया है, और दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो 7 साल तक की जो है उसमें जो है किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। और अब नकल रुकी है, और जो हमारे परीक्षा देने वाले भाई बहन हैं उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि अगर हम मेहनत करेंगे, अपना अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा नंबर आएगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया कि अब एक जो बेटा बेटी या जो परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, वो एक परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं। जो एक परीक्षा में हो रहा है वो 3-3 परीक्षाओं में पास हो रहा है। ये इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट अब आया है, और लोग धन्यवाद कर रहे हैं। लोगों ने अपने अपने मैसेज भेजे हैं कि नकल अध्यादेश आने के बाद हमारे जो बच्चे भाग लेते थे पहले, वो पास नहीं होते थे, लेकिन अब पास हो रहे हैं लगातार। बीजेपी की जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, उनमें एक होड़ लग गई है कि यूसीसी का कानून सबसे पहले कौन लेकर आएगा, और उस रेस में लगता है कि धामी जी आप बाजी मार ले जाएंगे। फाइनल जो पेस है उसमें आपका आया हुआ है यूसीसी कानून, कब से लागू होगा, कब लाएंगे उसको विधानसभा में, तैयारी कहां पर पहुंची है? फिर अगले हिस्से पर आऊंगी प्रश्न। यूसीसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूसीसी के बारे में पूरे देश के अंदर लंबे समय से मांग उठती रही है। जैसे मांग उठती थी कि कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। ये दोनों काम हो गए। कहाँ से ये मांग उठती है? पूरे देश में। हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक देश के अंदर एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, यही मानना चाहते थे। और एक देश के अंदर हम लोग कहते थे कि दो निशान, 2 प्रधान, और 2 विधान, और क्या बोल 2 संविधान, और 2 प्रधान देश के अंदर नहीं चलेंगे। ये मांग लंबे समय से उठती आई। तो
इसी प्रकार से समान नागरिक संहिता यूसीसी जिसके बारे में आपने कहा, यह भी मांग लंबे समय से उठती है कि सबके लिए पूरे देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। और हमने इस जो हमारे यहाँ उत्तराखंड का विधानसभा का आम चुनाव हुआ, उस चुनाव में ये बात उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखी और इसके पीछे हमने तर्क दिया कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है और प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री में है, देश के अंदर कहीं ना कहीं सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड के अंदर रहने वाला कोई भी किसी पंथ का हो, समुदाय का हो, किसी जाति का हो, उन सब के लिए एक समान कानून होना चाहिए। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस पर मोहर लगाई और उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी सरकार को, किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार सरकार में आकर सेवा करने का अवसर उन्होंने हमको दिया। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया और हमने यूसीसी के लिए कमेटी बनाई। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उस कमेटी ने 1 साल से भी ज़्यादा समय से 2,25,000 से भी ज़्यादा लोगों से बात की, उनके विचार लिए, विभिन्न धार्मिक संगठनों के बीच में गए, अनेकों स्थानों पर जाकर लॉ कमीशन ने भी अपने सुझाव दिए हैं। तो उन्होंने लगभग अपना ड्राफ्ट एक तरह से मैं कहूँ कि संकलित कर लिया है। जल्दी वो फाइनल करके हमको दे देंगे तो हम इस दिशा में उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुछ ही देर पहले ओवैसी साहब भी आए हुए थे। ये एक बहुत बड़े तबके का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुस्लिम इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग जो बहुविवाह करते हैं उनको खास तौर पर टारगेट करने के लिए यूसीसी की वकालत बीजेपी और बीजेपी की सरकारें करती हैं। इस पर आपका जवाब क्या होगा? नहीं, देखिए, किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है, ये तो मातृशक्ति की, हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए भी है और उनके सशक्तिकरण के लिए भी है। और ये किसी के लिए टारगेट करने की बात ही नहीं है। ये बात वो लोग करते हैं जिन्होंने देश के अंदर हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, जिन्होंने केवल वोट बैंक की राजनीति की है, समानता की बात उन्होंने कभी नहीं की है। आज देश के अंदर ये सब बातें समाप्त हो रही हैं। इस प्रकार की मानसिकता को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बहुविवाह रुकेगा आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता? देखिए, अभी चूंकि ड्राफ्ट अभी हमें मिला नहीं है, वो कमेटी ने जब जो भी उसमें बनाया होगा वो हमको दे देंगे। आप तो मुख्यमंत्री जी हैं, आपको तो पता होगा क्या? नहीं, उसके लिए कमेटी बनी है, हमारी जो है कमेटी बनी है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे प्रमोद कोहली जी हैं, ऐसे कई विद्वान लोग हैं और बड़े बड़े विद्वानों ने उस पर अपनी राय दी है। तो आप निश्चित ये मानिए कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी को भी इसमें कोई संदेह रखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी वो आएगा वो बहुत शानदार आएगा, बहुत अच्छा आएगा। पर अभी उसके बारे में आप कुछ भी बताएंगे नहीं? की फीचर्स क्या होंगे उसके? कुछ नहीं, अच्छा होगा जब देश के अंदर देखिए सशक्तिकरण की बात हम कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि वो अच्छा होगा। और हमारी खास तौर से हमारी मातृशक्ति जो है निश्चित रूप से उसके लिए वो कहेंगे कि अच्छा बना है। 2024 के चुनाव के पहले माना जा रहा है कि उत्तराखंड में यूसीसी को लाकर ये सरकार वोटर्स को टेस्ट करना चाहती है, यानी ये समझना चाहती है कितने लोग विरोध में आते हैं, क्या प्रश्न खड़े होते हैं। कई लोग अदालत भी हो सकता है जाएं कुछ इश्यूज पर। तो आपको टेस्टिंग ग्राउंड के कप्तान के रूप में चूज किया गया है। उत्तराखंड में तो देखिए, उत्तराखंड की जनता ने इसमें मैंडेट दिया हुआ है, तभी हम आपके सामने हैं, तभी हमने सेवा करने के लिए हमको सरकार में उन्होंने सरकार में लेकर आए। तो उत्तराखंड की जनता तो इसको पास कर चुकी है और हमारी तो अपेक्षा है कि उत्तराखंड की जनता ने इसको पास किया है, उन्होंने अपना हमको समर्थन दिया है, मैंडेट दिया है। देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें। एक और आपका मूव जिससे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, जिससे आपने वन जो जमीन था उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट एरिया और भी जो सड़कों पर कई जगह एनक्रोचमेंट जिसमें रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे, धार्मिक इमारतें थी, उसको आपने तोड़कर उस जमीन को वापस लिया है। इस पर भी कुछ लोग उंगली उठाते हैं कि क्या आपने अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए मज़ारों के खिलाफ या जानबूझकर ऐसा कदम उठाया है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। ये किसी को टारगेट नहीं किया है। मैं तो आप ही से पूछना चाहता हूं कि सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण क्या वैध माना जा सकता है? कोई जायज़ ठहराएगा इसको? जब नहीं ठहराएगा तो सरकारी ज़मीनों पर बड़े सारे जगह पर वो किसी एक
किसी वर्ग को उसमें हमने टारगेट नहीं किया है। सरकारी अतिक्रमण है, उसको हमने कहा कि हम हटाएंगे, और केवल फॉरेस्ट लैंड पर। अभी पूरा नहीं हुआ है ये अतिक्रमण हटाओ अभियान, अभी चल रहा है। 2700 एकड़ जमीन अभी तक हमने फॉरेस्ट एरिया की इससे खाली करवा दी है, और जिन पर कहीं कोई अवशेष भी अंदर से नहीं मिल रहे हैं। मतलब आप मधुर भाषी इतने हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई अभी और भी करने वाले हैं। नहीं, जो देखिए उत्तराखंड राज्य के हित में है वो तो हम लगातार करते रहेंगे। जो अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि एक मधुर भाषी नेता के रूप में आप बड़े अनकन्वेंशनल लीडर के तौर पर उभरते हैं, ये इमेज काम आती है, या पीएम भी आपकी मुस्कुराहट पर बोल देते हैं, नहीं, मुस्कान लिए बैठते हैं हमेशा धामी जी? देखिए ये हमेशा हमने ये पढ़ा है, लिखा है कि व्यक्ति को हमेशा सरल होना चाहिए और व्यवहार में हमेशा बच्चों की तरह होना चाहिए, लेकिन काम में सख्ती होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। वो चूँकि मैं एक सैनिक का पुत्र हूँ, तो मेरा बचपन सेना को देखते देखते बड़ा हुआ है, इसलिए सेना से ये सब भी हमने सीखा है कि अगर कोई राष्ट्र हित में, समाज हित में कोई फैसला लेना है तो उसमें फिर ये ध्यान नहीं देना है, उसमें कठोरता से काम करना है। लेकिन ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की लत कई बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को लगी है। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछी हूँ क्योंकि विपक्ष कहता है उधर बुलडोजर बाबा हैं, उधर मध्य प्रदेश में भी वही शुरू हो गया है, और इससे आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज उठाने की कोशिश करते हैं। क्या उससे प्रेरित है ये एनक्रोचमेंट ड्राइव? नहीं, मैंने कहा कि ये किसी से प्रेरित नहीं है। ये तो उत्तराखंड राज्य के अंदर जो हमारे यहाँ पर अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए हमने जो है अभियान चलाया, और इसको हमारे यहाँ का जो हाई कोर्ट है, उसके बाद लोग हाई कोर्ट भी गए। जब हमने ये अभियान चलाया तो हाई कोर्ट ने भी उन पर जुर्माना लगाया, यानी कि उन्होंने सरकार की कार्रवाई को सही माना कि सही दिशा में हम काम कर रहे हैं, किसी को टारगेट करके नहीं कर रहे हैं। यह अतिक्रमण हटना चाहिए, ये लोगों की भी मांग है। अच्छा, यूसीसी को आपने मैनिफेस्टो में डाला, आपने कहा, और उसके बाद से अब आप उसका प्रारूप तैयार कर रहे हैं। इसमें सेंट्रल लीडरशिप से आपकी क्या बात हुई है? नहीं, हमारी पार्टी का तो शुरू से रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, और इस पर सभी का मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा है। और जब हमने इसको अपने घोषणा पत्र में डाला था चुनाव से पहले, तो अपनी पार्टी के उसी के आधार पर, मार्गदर्शन के आधार पर ही उसको डाला था। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर चर्चा हुई थी, गृह मंत्री से हुई थी? क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि ये तो केंद्र का काम है, अगर लाना है आपको यूसीसी तो पूरे देश में लाइए, राज्यों में कैसे लाना? हमने उत्तराखंड के अंदर, देखिए, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने प्रश्न रखा था कि हमें यूसीसी, हमारी नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो यूसीसी लाएंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर मोहर लगाई, उसमें हमको मैंडेट दिया और हमने उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या इस पर कभी बात हुई है, या गृह मंत्री से? नहीं, उनका सब में मार्गदर्शन है, सबकी शुरू से ही, चूंकि जब हम लाए थे तो सबकी जानकारी में था। G20 पर आते हैं, आपने कहा कि 3 आयोजन वहां पर किया आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन यहां से 2024 के लिए एक टोन सेट होगा, और सवाल ये उठता है कि क्या चुनावी प्रचार में G20 का इस्तेमाल करेगी बीजेपी? देखिए, जो विपक्ष के लोग हैं वो जो भी अच्छा काम होता है उस काम में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। आज G20 जन जन का G20 बना, पूरे देश ने भारत के कोने कोने को देखा, भारत की समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत है उससे परिचित हुए। वो देश दुनिया को जाकर बताएंगे कि भारत पूरी तरह से आज जो है समृद्ध हो गया है, कि G20 जैसे आयोजन देश के कोने कोने में हो जा रहे हैं। तो इन सब को जो है कुछ पार्टियां पचा नहीं पा रही हैं, जिन्होंने लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया है। अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि कभी G20 का विरोध कर रहे हैं, कभी मोदी जी का विरोध करते करते वो G20 के विरोध में आ गए हैं, और G20 के विरोध के साथ साथ वो भारत के विरोध में भी उतर जा रहे हैं। यानी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कब हमको किस बात का विरोध करना है। वो ठीक जो है, वो कहते हैं ना, वो जैसे कोई कौवा जो है आंधी में बिल्कुल अंधा हो जाता है, उस प्रकार की उनकी स्थिति हो गई है। पर उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता जी, नाम वही है, नई बोतल पुरानी शराब, वही बेमेल गठबंधन। और उसमें हर कोई जो है दूल्हा बनना चाहता है, कोई बाराती नहीं बनना चाहता। उनका तय नहीं हो पा रहा है कि कौन दूल्हा बनेगा। नहीं बताएंगे कौन है, हम जाएंगे वहां पर, जब जनता हमें मैंडेट देगी उसके बाद तो कोई भी होगा। ऐसा कहीं होता है कि जो है बारात जा रही है और दूल्हा ना हो? सबसे बड़ी जो पार्टी निकलेगी फिर वो चूज करेंगे पीएम कौन बनेगा। ऐसा संभव ही नहीं है। देखिए, ये सब ऐसे होते हैं जैसे कभी बरसात आती है तो बरसात में
जितने भी जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं, छोटे छोटे केकड़ा, मेकड़ा, मेढक, नेवला, बिच्छू, सांप, सब बरसात से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं। वैसे ही उनको डर है कि पूरे देश की आज जनता मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है, मोदी जी पर विश्वास कर रही है। एक प्रगाढ़ गठबंधन जनता और मोदी जी के बीच में है और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ये लोग ये भय के कारण से इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं। देश की जनता भी भली भांति इसको समझ रही है। जिन्हें आप केकड़ा मेकड़ा कह रहे हैं वो अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। मैंने किसी को केकड़ा मेकड़ा नहीं कहा है, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ऐसा कभी कहता भी नहीं हूं। मैं केवल मैंने उदाहरण दिया कि इसी प्रकार की स्थिति हो गई है। उनके लिए कोई आपको सूरत बनती हुई नहीं दिख रही है? बिल्कुल नहीं जी, ये तो केवल अपने अपने सीट शेयरिंग फॉर्मूला कर लेंगे तब। अगर बीजेपी वर्सेस एक कैंडिडेट ऑपोजिशन का, अगर 400 से 450 सीटों पर भी वो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि आपके पास 38 से 42% वोट ही है जिस पर आपकी सरकार चुनकर आई है। अगर वो इकट्ठा हो जाएं, एक कैंडिडेट हो बीजेपी के खिलाफ, तो क्या चुनौती बड़ी नहीं हो जाएगी? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि मेरे को भी इस क्षेत्र में काम करते करते बचपन से जो भी 2-3 दशक का जो अनुभव है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हर चुनाव अपना अलग होता है। पिछले चुनाव से उसकी कभी तुलना नहीं होती है। जैसा चुनाव पिछला था, उस चुनाव से अगला चुनाव अलग हो जाता है। आप देखिए कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया गया। जितने वोट मिले 19 में बढ़ गए, 19 में उससे ज़्यादा बढ़े। जितनी सीटें 14 में आई थी 2019 में बढ़कर आई, और 2024 में इससे बढ़कर आएंगे। इससे कितनी सीटें आ रही हैं? इससे बढ़ के आएंगी, 2/3 बहुमत आएगा। बचपन से देख रहे हैं राजनीति, तो कितनी सीटें आएंगी? नहीं, मैंने कहा कि बढ़ के आएंगी। पर एनडीए वर्सेस इंडिया की एक अब लड़ाई हो गई ना। वो कहते हैं 28 पार्टियां, तो आप कहते हैं 38 पार्टियां। वो कहते हैं कि आपके आधी पार्टियों का तो पता नहीं रजिस्ट्रेशन भी हुआ है कि नहीं हुआ एनडीए में। वो जितने भी पार्टियां हो जाएं, आप ये मानिए कि 2/3 बहुमत से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, 1 to 10 आपके चुनाव भी वही है, प्रचार भी वही है, काम भी वही है। फिर राम मंदिर, यूसीसी, G20, इन सब को जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसकी क्या जरूरत है? जो काम या वो नहीं, जो काम किए गए हैं। देखिए, अब देश का कोई भी चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, एक बार में और भी मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी। मैंने कहा, मोदी जी ने काम ही इतने कर दिए कि अब कोई भी देश का चुनाव होता है तो मोदी जी के बिना होता ही नहीं है, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो। कौन से बड़े 5 काम उनके आप गिनाएंगे जिससे आपको लगता है कि वापसी होगी? 5 नहीं, देखिए पिछले 9 साल जो पूरे हो गए हैं, उन 9 सालों में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के क्षेत्र में लोगों के लिए अनेक योजनाएं बनी हैं। और पहले की सरकारों में जो योजनाएं बनती थी वो कुछ लोगों के लिए बनती थी। अब योजनाएं बनती हैं जो देश के लोगों को ज़रूरत है, उस ज़रूरत के आधार पर बनता है। चाहे हम इज्जत घर शौचालय की बात करें, या कोरोना में राशन देने की बात करें, या जनधन के खाते खुलवाए जिससे डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे उनके खातों में जाना हो, या हमारा जो है उज्ज्वला योजना हो। ऐसे अनेकों कार्य हैं जी, एक काम की बात कर ही नहीं सकते। मोदी जी के 5 काम नहीं, 50 काम गिनाएंगे तो ये आपका सेशन बहुत छोटा पड़ जाएगा। उत्तराखंड को क्या मिलेगा इस G20 के आयोजन से? आपको लगता है कि जिस तरह से छोटे छोटे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो पर्यटन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, उनको क्या हासिल होगा इस G20 समिट से? या फिर हम खाली फ्लैश करते रह जाएंगे कि, और वो तो रोटेशन पे होता है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी इस पे भी क्यों श्रेय ले रही है, वो तो रोटेशन से इंडिया को मिलना ही था। 23 में जानबूझ कर लिया है क्योंकि अगले साल चुनाव है। देखिए, ये सब केवल विरोध के लिए विरोध करने वाली बातें हैं। हाँ। पहले भी मैंने कहा कि मैंने शुरुआत में जब आपने पूछा था तब मैंने कहा कि G20 जैसे आयोजन देश के अंदर पहले भी होते रहे हैं, होते थे ऐसे आयोजन, लेकिन पता ही नहीं लगता था कब आयोजन हुए और कब चले गए। हुआ, इतना बड़ा आयोजन हुआ, पूरे देश ने देखा। उसकी चर्चा तो अभी तक होती है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ कितना बड़ा, पूरे देश दुनिया ने देखा। और G20 में आप देखिए कि उत्तराखंड जैसा राज्य, जिसको छोटा राज्य कहते हैं, वहाँ भी 3-3 आयोजन हुए और शानदार आयोजन हुए। लोग हमारे यहाँ पर मुझे पूछने लगे कि आपके यहाँ कितने डेस्टिनेशन हैं। मैंने कहा, उत्तराखंड के अंदर आप जिधर नज़र दौड़ाएंगे उधर ही एक आपको नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आप आइए, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ, देखिए हर जगह आपको डेस्टिनेशन दिखाई देगा। 4-5 जगह बताइए जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो पहुँचे आपके उत्तराखंड में।
नहीं, अभी देखिए 4 धाम हमारे हैं ही हैं। अगर स्पिरिचुअल क्षेत्र में जाना हो, उसके अलावा तो हमारे पास बहुत सारे, मुक्तेश्वर चले जाइए आप, औली चले जाइए आप, उत्तरकाशी में हमारे यहाँ पर एक से एक स्थान हैं। हमारे यहाँ पर जो है लैंसडाउन क्षेत्र में आप चले जाइए, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये सब ऐसे चौकोड़ी, बेरीनाग आदि कैलाश तक के क्षेत्र। आप जिधर जाएंगे उधर ही आपको डेस्टिनेशन दिखाएगा। मैं कहा कि एक डेस्टिनेशन नहीं, अनेकों डेस्टिनेशन है। वापस उस सवाल पे, G20 पे आपने कॉमनवेल्थ के जिक्र पे कहा कि वो तो करप्शन के लिए याद किया जाता है। तो अब 9 साल के मोदी के कार्यकाल और अब तो 5-6 महीने ही बचे हैं, 10 साल लगभग पूरा हो रहा है। अभी भी भ्रष्टाचार के ही मुद्दे को आप लोग सामने रखेंगे जनता के? देखिए, भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये बड़े मुद्दे हैं और देश की जनता ने हमेशा इसके कारण से, देश हमेशा पीछे गया है। लोगों ने एक बार गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी कभी हटी नहीं देश के अंदर से, अलबत्ता गरीब हटते गए। और इन 9 सालों में जितनी योजनाएं बनी हैं वो सब गरीब कल्याण के लिए बनी हैं। ये अंतर रहा है इन सरकारों में और मोदी जी की सरकार में। इसीलिए लोग उनको बार बार मौका दे रहे हैं हर बार। इसीलिए मैंने कहा कि 2014 में 2014 से ज़्यादा 19 में और 19 से ज़्यादा 24 में। लेकिन परिवारवाद से तो अब आप लोगों को भी परहेज नहीं रहा है। पर जो पुत्र आते हैं, दूसरी पार्टियों के नेता आते हैं, उनको भी आप लोग मंत्री बना देते हैं। नहीं, और बीजेपी वाले देखते रह जाते हैं कि ये देखो दूसरी पार्टी से आ गया, इनको मंत्री बना दिया। नहीं, एक शुरुआत देश के अंदर ये नहीं हुई है और धीरे धीरे देखिएगा आपकी एक दिन जो है लोग बिल्कुल इससे दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएंगे? हाँ। तो इसकी शुरुआत कौन करेगा, इसका अंत कैसे होगा? नहीं, शुरुआत हो गई है देश के अंदर एक सुशासन की। देश के अंदर जो है, जो कर्मठ लोग हैं, जो सामान्य घर में पैदा हुए हैं, और आज देखिए कि आप पहले पद्मश्री मिलते थे, किन लोगों को मिलते थे, कौन लोग राज्यसभा में नॉमिनेट होते थे, कौन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते थे, जिनके नाम भी नहीं होते हैं वो लोग जो है आज कहीं ना कहीं आ रहे हैं। पहले में और अब में ये अंतर है कि एक सामान्य व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पदों पर जा रहा है। सोच बदली है आपको लगता है? निश्चित रूप से सोच भी बदली है और संस्कृति भी बदली है। देश के अंदर एक कार्य व्यवहार नया आया है। तो पीएम ने तो अगले 2024 के लिए भी कह दिया है वो तिरंगा वही लहराएंगे लाल किले से। 2047 में विकसित देश बन जाएगा भारत। देखिए, उन्होंने वो अपने लक्ष्य सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं और उस पर काम करते हैं। परिश्रम की पराकाष्ठा तक वो काम करते हैं। आज देश के अंदर अनवरत रूप से उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में हो या मुख्यमंत्री के रूप में हो, एक आदर्श और एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। और उन्होंने पहले ही कहा था कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनेगा, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। अब उन्होंने कहा कि 2024 के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो बनेगा, और 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। वो संकल्प और वो सपना लेकर वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनका संकल्प और सपना देश की जनता के आशीर्वाद से पूरा होगा, क्योंकि हर भारतवासी का उन्होंने मन बनाया, उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि अब भारत का रहने वाला कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम कर सकता है, कोई काम उसके लिए असंभव नहीं रहा। उत्तराखंड से कितनी सीटें मोदी जी को 2024 में आप देंगे? 2014 में 5 सीटें आई थी और 2014 के बाद 19 में तो भी 5 सीटें आई। उसके बीच में विधानसभा का चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत की सरकार आई और 2022 में पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में एक मिथक टूटा, एक नया इतिहास बना। वहाँ हर बार सरकारें बदलती थी, एक बार एक पार्टी की सरकार, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार। पहली बार जो है ये मिथक भी टूटा और 2024 में, और ये भी है 2014 में जितने वोट मिले थे 19 में उससे ज़्यादा मिले। 19 में जितने वोट मिले हैं उससे ज़्यादा 24 में मिलेंगे। 5 सीटें, 5 की 5 सीटें उत्तराखंड से। प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता अपना आशीर्वाद देगी। तो धामी जी के चेहरे पे मिलेंगी या मोदी जी के चेहरे पे मिलेंगी? आज तो मोदी जी को प्रधानमंत्री। डबल इंजन हर जगह चल रहा है आजकल। डबल इंजन कुछ राज्यों में जो इग्निशन नहीं लग पा रहा। मोदी जी के जो काम है उन कामों के आधार पर उत्तराखंड के लोग मोदी जी को बहुत प्रेम करते हैं उनका। और मोदी जी भी जो है, चूँकि उन्होंने हर बार उत्तराखंड का जो पहचान है, उत्तराखंड की जो सम्मान की बात है, वहाँ की संस्कृति है, उसको हमेशा अपने दिल में रखा है। चाहे बाबा केदार के दर्शन हो, चाहे आदि कैलाश की बात हो, उत्तराखंड की माताएं बहनें उनको कोई भाई मानता है, कोई बेटा मानता है।
इस प्रकार का उनका लगाव है, कर्म मर्म का रिश्ता उत्तराखंड से है, इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 की 5 सीटें आएंगी और प्रचंड बहुमत से आएंगी। पुष्कर सिंह धामी साहब, आप आज तक के मंच पर आए G20 समिट में, आपने अपनी बातें कही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।